कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक में चिंता बढ़ी। सोमवार को सामने आए 16 नए केस। पश्चिम बंगाल ने पेगासस स्कैंडल की जांच के लिए गठित किया पैनल। सीएम के भतीजे का नाम था संभावित टारगेट लिस्ट में। सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू को मणिपुर पुलिस में एडिशनल एसपी नियुक्त किया गया। कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर से संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी। कहा, किसानों की आवाज दबाई जा रही है। पेगासस और कृषि विधेयकों को लेकर हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। महाराष्ट्र में भूस्खलन और बाढ़ ने मचाई तबाही। मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 164। येदियुरप्पा ने छोड़ा कर्नाटक सीएम का पद। बोले, हाईकमान का कोई दबाव नहीं सुझाया नए सीएम का नाम। और गोवा में कोविड-19 कर्फ्यू 2 अगस्त तक बढ़ाया गया। सीएम प्रमोद सावंत ने ट्वीट कर दी जानकारी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों ने अपने ट्रैवल प्लान रद्द कर दिए थे, लेकिन अब एक और जहां विशेषज्ञ बार बार संक्रमण की तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं, वहीं भारतीय नागरिक घूमने की योजना बना रहे हैं। इससे देश में तीसरी लहर की संभावना और बढ़ गई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सोशल सर्कल्स के मुताबिक 28% भारतीय नागरिक अगस्त-सितंबर के बीच यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि इनमें से सिर्फ 5% लोगों ने ही बुकिंग कराई है। प्लेटफॉर्म ने संभावित तीसरी लहर के जोखिम का पता लगाने के लिए लोगों की यात्रा योजना से जुड़ा एक सर्वे किया। इसमें देश के 311 जिलों से 18,000 लोगों को शामिल किया गया था। सर्वे में शामिल 68% पुरुष जबकि अन्य महिलाएं थीं। सर्वे में बताया गया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों को अपनी बुकिंग कैंसिल करने में परेशानी आई थी। कई लोगों को बुकिंग के बदले कोई रिफंड नहीं मिला, जबकि कुछ लोग टिकट का पार्शियल अमाउंट हासिल करने में कामयाब रहे। सर्वे के मुताबिक ट्रैवल प्लान के बारे में पूछे जाने पर 9,146 रेस्पोंडेंट में से 63% लोगों का कहना था कि उनका आने वाले 2 महीनों में कहीं भी यात्रा का प्लान नहीं है। 5% लोगों का कहना था कि उनका घूमने का प्लान है और इसके लिए उन्होंने टिकट भी बुक कर लिए हैं। वहीं 23% लोगों ने इसके जवाब में कहा कि उनका अगस्त-सितंबर में घूमने का प्लान है, लेकिन इसके लिए कोई बुकिंग नहीं की है, जबकि 9% लोग इस बारे में कोई मत नहीं दे पाए। वो लोग जो इन 2 महीनों में यात्रा की योजना बना रहे हैं, उनमें से 50% से अधिक अपने परिवार और दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। देश में आने वाले 2 महीनों में कई त्योहारों की छुट्टियां होंगी। लोग इन छुट्टियों को वीकेंड हॉलिडे में बदलना चाहते हैं। घूमने का प्लान बना रहे 13% लोगों का कहना था कि वो छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, जबकि 39% लोगों का कहना है कि वो परिवार और दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। जबकि 22% लोगों ने अदर ट्रैवल का विकल्प चुना, जबकि 17% लोगों ने एक से अधिक विकल्प चुने। वहीं 9% लोगों ने कोई राय नहीं दी। समूचे तौर पर देखा जाए तो 9,134 लोगों में से 54% लोग अगस्त और सितंबर के महीने में अपने परिवार और दोस्तों से मिलने की योजना बना रहे हैं। 26% लोग हॉलिडे डेस्टिनेशन, जबकि 32% लोगों की दूसरी यात्राएं करने की योजना है। लोकल सर्कल्स की रिपोर्ट के अनुसार उसने 12 अप्रैल को भी ऐसा ही एक सर्वे किया था। ये वो समय था जब देश में संक्रमण की दूसरी लहर की आहट हो रही थी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मुताबिक उसके सर्वे के अनुसार 25% लोग ट्रैवल प्लान बना रहे थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि उसने अपने सर्वे के परिणामों से आगाह करते हुए राज्य और केंद्र सरकारों को तुरंत लॉकडाउन लगाने की सलाह दी। हालांकि कुछ राज्यों के देरी करने से देश में संक्रमण की गंभीर स्थिति बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। Now, all the speakers, have indicated that sedition, UAPA should go. But my view is it is not going to go anywhere. These 2 laws are not going anywhere. They are going to remain where they are. On the other hand, NSA is being added to this. So you have Manipur, so you have Uttar Pradesh, where the Allahabad High Court struck down some 90 orders under NSA. So it's not only these 2, but we are going to have NSA also now pretty active to quell dissent and stop people from talking about these kind of things. So coming back to the topic of
compensation, I just want to go back a little bit into history. It's not something new that compensation is being talked about today. It has been there a long time back. I will just mention very briefly 5 judgments given by the Supreme Court. The first one is of Rudul Shah, 1983. He was acquitted. Unfortunately, he was in jail even after acquittal. He was acquitted in 1968, but he was released in 1982 after 14 years. The Supreme Court gave him compensation of 30,000 rupees, which may have been quite a lot at that time, but also gave him the right to file a civil suit for compensation. Sebastian Hongre, in 1984, he was picked up by the police and disappeared. The Supreme Court said, "You please produce this Sebastian Hongre." Police said, "No, we have not picked him up," right? But the evidence showed that he was picked up by the police, and because he was not produced, it was presumed that he was dead. In any case, he had disappeared. The Supreme Court gave his family 1 lakh rupees as compensation. Professor Bhim Singh, he was an MLA in the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, 1985. He was going to attend the assembly session, and he was picked up and not permitted to attend the assembly session. He filed a case. He's a professor, also a lawyer. He filed a case. Supreme Court said, "How can you just pick up a person like this and just pick him up and take him away?" He was given 50,000 rupees compensation. 1989, Saheli, an NGO, they filed a case with regard to death in police custody. 75,000 rupees was granted by the Supreme Court as compensation. Neelabati Behra, her son died in police custody. His body was found near some railway tracks. 1993, the Supreme Court gave 1,50,000 rupees as compensation. So this is not something new. The Supreme Court has been giving compensation for these kind of disappearances, picking up, death in police custody long time ago. But for some reason, I don't know why, after this Neelabati Behra's case in 1993, perhaps, these kind of illegal arrests did not take place. I don't know. But anyway, the culture of compensation more or less died down. Now we are faced with this problem once again. So you had Nambi Narayanan, a very eminent scientist. He was detained. Supreme Court said, give him 50 lakhs as compensation. Look at some of the other cases that we are faced with today. Nambi Narayanan was, a few years ago. Akhil Gogoi, arrested and detained under UAPA for more than 1 year. He was discharged. He was not even acquitted. It was a discharge, so no offense was made out. No compensation. There was a mention that there should be some guidelines and all that, under UAPA, sedition and all that. Munawar Farooqi, recently this year, he was released by the Supreme Court. Why? Because the police who had arrested him did not follow the guidelines laid down by the Supreme Court in the case of Arnesh Kumar in 2014. So the Supreme Court may lay down guidelines, but if the police says we don't want to follow it, we will not follow it. Munawar Farooqi was arrested, Supreme Court released him. No compensation for illegal arrest. Muhammad Habib, a man from Tripura, was detained in Bangalore and in jail for 4 years. Discharged. No case made out. No case of acquittal. He was discharged. No case made out. No compensation. Persons who are directed to be released but are not released. Long time back, about 25 years ago in Delhi High Court, one person or two persons maybe, they were directed to be released from Tihar jail. Tihar jail said, no, we're not releasing them. They kept them inside for another 15 days. The court said, pay compensation. Sanjay Dutt,
He was released by the Supreme Court, granted bail by the Supreme Court. For 2 days he was in jail in Pune. Why? Because the order could not reach Pune. All right. Delhi, 3 activists who were released, who were granted bail recently. What does the police say? Prosecution, they say आधार कार्ड चाहिए, उनका एड्रेस चेक करना है. So they're supposed to be in jail. Did they not check the Aadhaar card when they arrested them? Did they not check the address when they arrested them? What is all this going on? So orders passed by the courts. अगर हम उसे पालना चाहते हैं हम करेंगे, नहीं चाहते तो नहीं करेंगे. आगरा जेल अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले, persons who claimed to be juveniles had been inside for between 14 and 22 years. Supreme Court said release them. Agra jail said no, we will not. 1-2 दिन they remained in jail until Supreme Court said listen, we are going to take action. Then they said all right. What is the consequence of this? The consequence of this is that this Manipur activist, Supreme Court said listen, you better release him by 5 o'clock. Now, can you imagine? This is the state that we have come to, where the courts have to say कि इसको 5 बजे तक release करो या 6 बजे तक release करो. That is the duty of the prison authorities, of the police, to release a person when the court says you release him. You can't say no, I will release him whenever I feel like it. You can go on passing orders. हम जो हमें करना है वो हम करेंगे.